दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। इजराइल ने गजा के बाद लेबनान की तरफ जैसे ही रुख किया, लोगों ने ईरान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इन सवालों का जवाब ईरान ने लगभग 200 मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया को दिया कि वो इजराइल की ज़ायनिस्ट हुकूमत से मुकाबले के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने 4 साल में पहली बार जुमे की नमाज के दिन इस्लामी देशों से एकजुट होने की अपील की। साथ ही इजराइल पर किए गए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को भी जायज़ ठहराया। अयतुल्लाह जिस वक्त ये संबोधन दे रहे थे, उस समय मुसल्ला मस्जिद में उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी हुई थी। खामनेई ने अपने संबोधन की शुरुआत इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह को याद करते हुए की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले अयतुल्लाह अली खामनेई ने साल 2020 में तब जुमे की नमाज पर संबोधन दिया था जब अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। उससे पहले खामनेई ने साल 2012 में इस तरह का संबोधन दिया था। खामनेई ने आगे कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इजराइल पर पहले जैसी कार्रवाई ईरान और करेगा। मतलब साफ है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब एक सवाल आता है सबके मन में कि ईरान क्या वाकई इजराइल का मुकाबला कर पाएगा, खासकर जब इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क हों। ईरान कितना ताकतवर है और ईरान आखिर डरता क्यों नहीं है? क्या है उसकी ताकत? दोस्तों, मिसाइलें, गोला बारूद, सैनिकों की संख्या तो आपने सुनी होगी, लेकिन ईरान की असली ताकत ये नहीं है। ईरान की स्ट्रेंथ छिपी हुई है इस देश की ज्योग्राफी में, इसके पहाड़ी रास्तों में, रेगिस्तान में, जिसके बारे में अभी तक आपने बहुत कम सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ईरान पर जीत हासिल करना लगभग असंभव लगता है। पहला पॉइंट वही है जो मैंने कहा कि ईरान की ज्योग्राफी। दोस्तों, ईरान के वेस्ट में है ज़ारगोस माउंटेन रेंज, जो उसके पश्चिमी इलाके को सेफ रखता है। इन पहाड़ों पर चढ़ना, वहाँ पर सोल्जर्स के लिए ठिकाने बनाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी मुश्किल चढ़ाई है कि दुश्मन देशों के सोल्जर्स को यहाँ पर भारी संख्या में लाना बहुत मुश्किल काम है। ये माउंटेन रेंज ईरान के लिए नेचुरल डिफेंस की तरह काम करता है। इसके दूसरी तरफ इराक जैसे देश हैं जहाँ से ईरान पर हमला करने की कोशिश सद्दाम हुसैन की सेना ने की थी, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी थी। इस तरह इसके नॉर्थ में अल्बोर्ज माउंटेन्स हैं जो ईरान को सेफ रखते हैं कैस्पियन सी वाले इलाके से। ये माउंटेन्स ईरान की राजधानी तेहरान को भी महफूज रखते हैं और यहीं पर है मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा माउंटेन जिसका नाम है माउंट दमावंत। इसी तरह ईरान के नॉर्थ ईस्ट इलाके में है कुहे बिनालुद माउंटेन जो सेंट्रल एशिया के देश के इलाकों से ईरान को महफूज रखता है। ध्यान रहे कि ये कोई कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के पहाड़ हैं जिस पर चढ़ना और सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी तरह सेंट्रल ईरान यानी कि ईरान के बीच में है दश्ते कबीर, जो कि दुनिया का सबसे इनहॉस्पिटेबल रेगिस्तान है जहाँ न पानी है न खाने के लिए कुछ, ऊपर से भयंकर गर्मी। दश्ते कबीर और दश्ते लुत जैसे रेगिस्तान तक कोई भी आर्मी पहुंच जाए तो भी उसके लिए सरवाइव करना, जिंदा रहना सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा। जैसे मंगोल और अलेक्जेंडर के साथ यहाँ पहले भी हो चुका है, जो कुछ इलाके जीत तो गए थे लेकिन ज़्यादा दिन ईरान में टिक नहीं पाए थे। इस तरफ देखें तो पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जिसको आसानी से ईरान कंट्रोल कर सकता है। इन इलाकों से दुनिया की बहुत सारी जगहों पर तेल जाता है जिन्हें ईरान आसानी से चोक कर सकता है, ऑयल ट्रेड सप्लाई रोक सकता है। खुजिस्तान, शत अल अरब जैसी जो जगहें हैं वहाँ पर ईरान की नज़र रहती ही है, तो उसे अपने देश को बाहरी इन्वेडर्स से सेफ रखने की बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ तो कई लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि आजकल तो मिसाइलों और ड्रोन्स का ज़माना है, कौन अपनी सेना उतारेगा, लेकिन ये बात हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल को भी मालूम है। इसलिए सब ने अपने अपने इलाकों में अपनी तरह के सुरंग जाल बनाए हुए हैं और ईरान के भी अपने बहुत बड़े सुरंग जाल है। इसलिए बिना ग्राउंड पर सेना उतारे किसी भी देश को जीतना, जगह को जीतना आज लगभग नामुमकिन है। इसलिए ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी होती है सेनाओं के लिए और हमने समझा है कि कैसे ईरान में ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करना किसी भी देश के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा पॉइंट है ईरान की मजबूत हिस्ट्री और उसकी प्रॉक्सी आर्मी। दोस्तों, ईरान की धरती ने बहुत युद्ध देखे हैं। इसका इतिहास कल्चरली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली काफ़ी रिच है। ईरान का इतिहास काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लंबा भी रहा है। ईरान दुनिया के सिविलाइजेशंस का सेंटर पॉइंट रहा है। ईरान को पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। 7th सेंचुरी में इसे अरब की मुस्लिम फोर्सेस ने जीत लिया। ससानिद एम्पायर के हारने के बाद पर्शिया में इस्लामी राज्य आ गया। धीरे धीरे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते यहाँ के पारसी लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगे। इस्लाम धर्म में आने से पहले पारसी ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म नाम के ईश्वर की पूजा करते थे। कई ऐसे पारसी भी थे जिन्होंने इस्लाम मानने से इनकार कर दिया और हिंदुस्तान सहित बाकी दुनिया के इलाकों में आकर रहने लगे।
आज भी गुजरात और महाराष्ट्र के खासकर मुंबई में बहुत सारी पारसी फैमिलीज मिल जाती हैं। तो पहले 7th से 9th सेंचुरी तक तो ईरान में सुन्नी इस्लाम फैला, लेकिन उसके बाद 16th सेंचुरी में सफावी डायनेस्टी के वक्त शिया इस्लाम को ही स्टेट रिलीजन बना दिया गया, जिसके बाद अभी तक ईरान शिया इस्लाम के मानने वालों का देश ही कहा जाता है। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि जब ईरान को जीतना इतना मुश्किल है तो अरब के लोगों ने इसे कैसे जीत लिया था? तब भी तो रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र था। तो दोस्तों, यहाँ पर समझना जरूरी है कि उस वक्त ससानिद एम्पायर बहुत सारी अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहा था। पर्शिया में बार बार युद्ध हो रहा था, बार बार राजा बदल रहे थे। वाइजेंटाइन एम्पायर के साथ 26 साल तक युद्ध वो पहले ही लड़ चुके थे। मतलब ससानिद एम्पायर बहुत ही कमजोर हो चुका था। कहते हैं कि कुछ इलाकों में अरब की फोर्सेस लड़ने के लिए कोई था ही नहीं, और पर्शियन फोर्सेस के मुकाबले अरब की सेना काफी मजबूत थी, जोश से भरी हुई थी, इसलिए पर्शिया को उन्होंने आसानी से जीत लिया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ईरान अकेले अमेरिका के सामने खड़ा है, विरोध कर रहा है, लड़ रहा है। ईरान के शासक रजा शाह ने 1930 के दशक में ईरान का मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, लेकिन तुर्की के कमाल पाशा की तरह उनको कामयाबी नहीं मिली। रजा शाह ने सेना को मजबूत करने और एजुकेशन की तरफ फोकस किया ताकि देश में धर्म का जो असर है वो कम किया जा सके। लोगों को जेल या देश से निकाल देने की सजा भी दी गई जो धर्म की बात कर रहे थे। आयतुल्लाह खुमैनी भी देश से निकाले गए, पहले इराक और फिर इस्तांबुल और फिर उसके बाद पेरिस में रहे। उसके बाद 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में इस्लामी क्रांति हुई ईरान में। अमेरिका के इशारे पर काम करने वाले रजा शाह की सत्ता उखड़ गई और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया गया। आयतुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बन गए। इस क्रांति के बाद ईरान ने इस्लामी कानून को अपनाया और अपने पश्चिमी संबंधों को काफी हद तक कम कर दिया। ये क्रांति ईरान के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आई और उसने देश को एक धार्मिक राज्य के रूप में स्थापित किया। और फिर ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ को दिन ब दिन मजबूत बनाने में लगा रहा। अमेरिका की लाख बंदिशों के बाद भी ईरान ने अपने पैर नहीं छोड़े, बल्कि प्रॉक्सी आर्मी बनाकर उसने अपने प्रभाव को और मजबूत ही किया। ये ईरान के इतिहास का ही असर है कि शिया हो या सुन्नी, दुनिया का हर सोचने समझने वाला मुसलमान सऊदी अरब जैसे देशों को आज बुरा भला कह रहा है, लेकिन ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह यह भी है कि ईरान ने शिया सुन्नी से परे जाकर लेबनान, यमन, फिलिस्तीन, इराक और सऊदी अरब तक में ऐसी सेनाएं तैयार करके रख दी हैं जो इजराइल से भिड़ी रहती हैं। चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो या कोई और ग्रुप, ये सारे के सारे ईरान के इशारों पर काम करते हैं और ईरान ही ने फंड, हथियार, ट्रेनिंग और सपोर्ट देता है। तीसरी जो ईरान की ताकत है वो है तेल और नेचुरल गैस। हम लोग सब जानते हैं दुनिया में जितना तेल है उसका 10% से ज्यादा ईरान के पास है। ईरान तेल भंडार के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन प्राकृतिक गैस भंडार में रूस के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसमें 29.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का भंडार ईरान के पास में है। ईरान के पास जो गैस भंडार मौजूद है वो उसके सालाना यूज से लगभग 162 गुना ज्यादा है। यानी आज के जितनी ही गैस की अगर मांग रही तो ईरान करीब 162 साल तक वो गैस इस्तेमाल कर सकता है। ये कहा जाता है कि ग्रेटर मिडिल ईस्ट का सारा तेल और नेचुरल गैस या तो गल्फ ऑफ पर्शिया या कैस्पियन सागर इलाके में है और ईरान कैस्पियन सागर से लेकर गल्फ ऑफ पर्शिया तक फैला हुआ है। गल्फ ऑफ पर्शिया के पास के देशों के पास दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 49% हिस्सा है। साल 2022 में गल्फ ऑफ पर्शिया के 7 देशों ने दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब 32% प्रोड्यूस किया था। शतल अरब से लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक 615 मील की दूरी पर गल्फ ऑफ पर्शिया में ईरान का दखल है। अपनी खाड़ियों, एंट्री पॉइंट्स, कोप्स और आइलैंड्स की वजह से आत्मघाती हमले करने वाली तेल टैंकर, रैमिंग स्पीड बोट्स को छिपाने के लिए एक सही जगह है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर ईरान का समुद्री किनारा 1356 नॉटिकल मील लंबा है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात का सिर्फ 733 नॉटिकल मील लंबा है। लेकिन इसमें पाकिस्तानी सीमा के पास चाबहार बंदरगाह समेत अरब सागर का 300 मील का समुद्र तट भी शामिल है। ये ईरान के लिए मध्य एशियाई देशों और पूर्व सोवियत संघ के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। ईरान का कैस्पियन सागर का तट दक्षिण में घने जंगलों से घिरा हुआ है जो लगभग 400 मील तक पश्चिम में अजरबैजान तक फैला है। कैस्पियन सागर की सीमा रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से मिली है। तो कहने का मतलब है कि ईरान के पास उसकी खुद की जरूरतों से बहुत ज्यादा एनर्जी है। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, समंदर, हर तरह के टेरेन तक एक्सेस है जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है। तभी तो अमेरिका और वेस्टर्न देशों के तमाम सैंक्शंस को ईरान झेल लेता है और डटा रहता है। ईरान की चौथी ताकत है उसका कल्चर और पॉलिटिकल पावर। ईरान ने कल्चरली अपनी ताकत को कई तरीकों से बढ़ाया और उसका कल्चर धीरे धीरे दुनिया में फैलता गया। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक वजहें हैं। सबसे पहले भाषा। ईरान की भाषा है पर्शियन। ईरान की सांस्कृतिक शक्ति को फैलाने में पर्शियन का बहुत अहम रोल रहा है। ये भाषा न सिर्फ ईरान में बल्कि सेंट्रल एशिया में, भारत में और तुर्की में भी एक समय पर खूब बोली जाती थी।
सादी, रूमी, हाफिज, ये पर्शियन के कुछ महान कवि हैं जिन्होंने प्रेम, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी पर गहन विचार अपने जाहिर किए थे। इनकी पोइट्री आज भी दुनिया में पढ़ी जाती है। पर्शियन साहित्य के जरिए ईरानी कल्चर की मानवता, प्रेम और स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स की अवधारणाएं भारत से लेकर यूरोप तक अभी भी फैली हुई हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति ने ईरान को एक मजहबी मुल्क और कल्चरल ताकत के रूप में फिर से डिफाइन किया। ईरान ने शिया इस्लाम को दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। शिया इस्लाम का प्रभाव खासकर इराक, लेबनान, सीरिया, यमन और बहरीन जैसे देशों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ईरान ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को फैलाने के लिए लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती, इराक की शिया मिलिशिया जैसे संगठनों का समर्थन किया। इमाम हुसैन और करबला की शहादत की कहानियों ने ईरानी संस्कृति और शिया इस्लाम की भावना को दुनिया में फैलाने में मदद की है। राजनीतिक तौर पर ईरान को देखें तो उसने अपने वजूद को बचाने के लिए प्रॉक्सी आर्मी को तैयार करके ऐसा मॉडल पेश किया जिसने इजराइल से लेकर अमेरिका जैसे सुपर पावर को उलझाकर रख दिया। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट स्कॉलर मार्टिन क्रेमर लिखते हैं कि ईरान की ताकत सिर्फ उसके भूगोल या इतिहास में नहीं छिपी हुई है, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी और प्रॉक्सी सेनाओं के इस्तेमाल में भी उसकी ताकत का राज है। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती जैसे समूहों को समर्थन देकर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा और रुतबा दोनों बढ़ाया है। क्रेमर कहते हैं ये प्रॉक्सी रणनीति ईरान को बिना सीधे युद्ध में शामिल किए हुए ही अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत देती है। ये वजह है कि वो मिडिल ईस्ट में ऐसा मुल्क बन गया जिससे लड़ने के लिए जाल में उलझकर खुद को जख्मी करना होगा। पांचवी और सबसे आखिरी पॉइंट में हम बात करते हैं ईरान की मिलिट्री ताकत की। दोस्तों, ईरान वो देश है जिसने अमेरिका के आगे सिर झुकाने से मना कर दिया, ये हम सब जानते हैं। इसलिए ईरान पर अमेरिका ने तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए कि ईरान टूट जाए, लेकिन यह गलती हो गई कि बाकी देशों से अलग ईरान ने खुद चलना सीख लिया। अब ईरान बहुत सारे हथियार अपने देश में ही बनाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में तो बहुत आगे जा चुका है। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें उसके पास हैं। 10 लाख के आसपास ईरान के पास सैनिक हैं। उसकी प्रॉक्सीज ने इसराइल को इलाके में पूरी तरह से घेर रखा है, जो ईरान के एक इशारे पर तबाही मचाने के लिए तैयार है। ईरान की IRGC को मिडिल ईस्ट की सबसे काबिल फोर्सेज में से एक माना जाता है। ईरान ने मिसाइलों के बाद अब ड्रोन्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं। हमने भी हाल में देखा ही था कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया और IRGC के मुताबिक 90% मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी हैं। लेकिन इजरायली सेना ने भी जोर देकर कहा है कि बड़ी संख्या में ईरान की तरफ से दागी गई जो मिसाइलें थी उनको हवा में ही बर्बाद कर दिया गया था। तेल अवीव के ऊपर आसमान में अगर हम वीडियोस देखें तो चमकती हुई रोशनी दिख रही थी, जो इस तरफ भी इशारा करती है कि इजरायली एयर डिफेंस ने काफ़ी मिसाइलों को रोका भी है। इजरायल फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इनमें से एक फिलिस्तीनी शख्स की मौत हुई। इजरायल ने इसका वीडियो भी डाला है। मतलब दोनों ही देश कहीं ना कहीं सच छुपाते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर गौर करें तो ईरान न सिर्फ अपने इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी से बल्कि अपनी सेल्फ डिफेंडेंस और प्रॉक्सी आर्मीज और अपनी मिलिट्री पावर से भी एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के सामने आया। जैसे दुनिया भर के मुल्कों में अमेरिका दखल देता है, वैसे ही ईरान का मिडिल ईस्ट के मुल्कों में दखल देना उसकी ताकत की दलील है। इजरायल को सामने से चेतावनी देकर वो अपनी ताकत का एहसास न सिर्फ मिडिल ईस्ट के मुल्कों को करा रहा है बल्कि दुनिया को बता रहा है कि उस पर विजय पाना आसान नहीं है। अब बस ये देखना होगा कि क्या अमेरिका इजरायल के बहाने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाएगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर ताकत बनना चाहता है और इससे अमेरिका को सीधा खतरा है। और इसके लिए वो ज़मीन के नीचे ये प्रोग्राम चला रहा है जिसे तबाह करने के लिए बंकर बस्टर अमेरिकी GBU-57A बम ही काम करेगा, जिसका वेट 12 टन होता है और ये बम 6 मीटर लंबा होता है। इसको ले जाने के लिए बड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ही करना होगा, जो कि बिना अमेरिकी मदद के संभव नहीं है। मतलब ये प्लान अमेरिकी मदद के बिना संभव नहीं है। आप क्या सोचते हैं, ईरान की सबसे बड़ी ताकत आपकी नज़र में क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।